कमला इस दौरान बर्तन धोने से फारिग हो चुकी थी। कुमार ने ट्यूबवेल पर बने एक छोटे से कमरे से उसके लिए बिस्तर निकालकर चारपाई पर बिछा दिया। वो नहीं चाहता था कि उसके मुअज्जज मेहमान की मदारत में किसी भी किस्म की कोई कमी आए। खान ने उसे कमाल होशियारी से ये बावर करवा दिया था कि माता विष्णु के मंदिर से मुतल्लिक कुछ तारीखी चीजें उसके पास मौजूद हैं और अगर ऐसी कोई भी शय कुमार के घर में पहुंच जाती तो वो दिनों में लखपति बन जाता। इस दौरान ट्यूबवेल पर इक्का दुक्का लोग गुजरते हुए कुमार की खैरियत मालूम करके जा चुके थे। अब तक किसी ने खान के मुतल्लिक दरियाफ्त नहीं किया था। शायद ये दूसरे देहातों के लोग थे और उन्होंने पंडित जी के ठाट बाट से ही अंदाजा कर लिया होगा कि ये कुमार के कोई खास मेहमान हैं। अगर इसके अपने गांव का कोई आदमी होता तो वह जरूर पंडित जी का जोग्राफिया मालूम करता, जो उन्होंने कुमार को पहले से ही समझा दिया था कि अगर कोई इनके मुतल्लिक इफ्तिसार करे तो इसे यही बताना कि मैं तुम्हारे एक पुराने पंडित दोस्त का छोटा भाई हूँ और एक शादी का पैगाम देने आया हूँ। कमला को उसने इस हदायत के साथ गांव की तरफ रवाना कर दिया कि वो किसी से ख्वाह मख्वाह इस नए मेहमान का जिक्र न करे। अभी तक शायद उसने कमला को पंडित जी का मुकम्मल तारुफ नहीं करवाया था। दोपहर के बाद जब कुमार ने उसे घर ले जाने का इरादा जाहिर किया तो खान ने फौरन माजरत कर ली। हम यही ठीक है श्रीमान जी, राम राम करके वक्त गुजार लेंगे। हमारा मन बड़ा बोझल हो रहा है। अपने पाप का प्रायश्चित किए बगैर हमारा मन हल्का नहीं होगा। हमें यही रात गुजारने दे, उसने कुमार को समझाया। जैसी मर्जी महाराज की, कुमार ने सर तस्लीम खम किया। उसने पंडित जी को कमरे की चाबी दे दी थी। कमरे में 2-4 चारपाइयां, एक सराही, पीतल का लोटा और रामायण एक ऊंची जगह पर टंगी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही अमित शर्मा जी सीधे रामायण तक पहुंचे। पहले दोनों हाथ बांधकर उन्होंने इसे सत्कारा, फिर हाथों में पकड़कर आंखों से लगाया और चूमने के बाद दोबारा वहीं टांग दिया। बस हमारा समय यहाँ बहुत अच्छा गुजरेगा। हम तो यूं भी शाम के बाद पार्टी करते हैं। उसने रामायण की वहाँ मौजूदगी पर अपनी बेपनाह खुशी का इजहार कर दिया। कुमार ने कमरे की चाबी उसे थमा दी और खुद गांव की तरफ चला गया। ट्यूबवेल उसने बंद कर दिया था। इक्का दुक्का लोग दूर दूर से आते जाते रहे थे, लेकिन मकामी शुक्र था कि अभी तक यहाँ देहात की औरतें कपड़े धोने या फिर कोई नहाने के लिए नहीं आया था। बाद में खान ने इस राज की हकीकत को भी पा लिया। गांव के लोग कुमार की ट्यूबवेल पर अपनी औरतों को भेजते हुए घबराते थे। यूं भी कोई शरीफ औरत इस तरफ भटकने की हिम्मत नहीं करती थी। गांव से वापसी पर कुमार इसके लिए ताज़ा चाय का गिलास भर कर ले आया। एक छोटी सी पतीली की बाल्टी में उसने दूध अलग से रखा हुआ था और लिफाफे में मौसम के मुताबिक फ्रूट भी था। अब हम रात का भोजन नहीं करेंगे, खान ने उसे अपने फैसले से आगाह कर दिया। क्यों महाराज, क्या गलती हो गई मुझसे? कुमार घबरा गया। कुछ नहीं, हम रात को ज्यादा समय जागकर पूजा पाठ में गुजारेंगे, जो भोजन के साथ ठीक नहीं, खान ने उसे तसल्ली दी। ठीक है महाराज, कुमार ने हाथ बांधे। उसने महाराज को बताया कि बच्चों की वजह से वो रात घर गुजारने पर मजबूर है। खान भी यही चाहता था कि फिल वक्त वो चला ही जाए। यूं भी वो जानता था कि कमला के अलावा इसकी मजबूरी और क्या होगी। वो समझ सकता था कि कुमार उसे कभी अकेला छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेगा। शाम ढलते ही ठंडक में इजाफा होने लगा था। खान ने कमरे में रखी लालटेन रोशन कर ली। अब आप चाहिए, हमारी पूजा का समय हो रहा है, उसने कुमार से कहा। ठीक है महाराज, सुबह जल्दी आ जाना। हम चाहते हैं कि कल शाम तक घर पहुंचाएं। वो लोग परेशान हो रहे होंगे। उसने कुमार को अगला प्रोग्राम भी समझा दिया। कुमार के वहां से जाते ही उसने लालटेन की लो खासी घटा दी, कमरे के अंदर से कुंडी लगाई और लंबी तान कर लेट रहा। इस दौरान वो चाय से फरागत पाने के बाद दूध और फलों से भी शौक फरमा चुका था। कुमार की हद से बड़ी हुई अकीदत मंदी ने उसे अभी तक सोने भी नहीं दिया था, क्योंकि वो मुसलसल इसका दिमाग चाटता रहा था। अब जो फुर्सत नसीब हुई तो जैसे सारी थकन दोबारा ऊद कर आई। आध घंटा तक वो नींद से जंग करता रहा। फिर उसने लालटेन बुझा दी और लंबी तान के सो रहा। वो वहाँ कब तक सोता रहा इसका एहसास उसे नहीं था। सुबह कुमार वक्त मुकर्रर पर आया तो वो दीवानगी की हद तक इसका अकीदतमंद बन चुका था। इसने आते ही पंडित जी के चरण छुए। कमला इसके साथ हस्बे साबिक थाली उठाकर लाई थी। उसने अपने पतिदेव से भी ज्यादा अकीदत का मुजाहिरा किया और आंख से इशारा करके मुअद्दब सी खड़ी हो गई। ताक्कुब, होटल में अपनी मखसूस मेज पर वो पिछले आध घंटे से विराजमान था। यहाँ लोग उसे अच्छी तरह जानते थे और उसकी इल्मियत की वजह से उसका एहतराम भी करते थे। मनोहर लाल उसका नाम था और सारा मोहल्ला उसे कामरेड कहकर पुकारता था। उसकी कमजोरी सियासत से ज्यादा कम्युनिज्म थी, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी का मामूली सा मेंबर भी नहीं था, जबकि पार्टी के वर्कर उसे देवता का दर्जा देने लगे थे। जब कभी उससे पार्टी वाले अजीम इनकलाब के हसूल के लिए पार्टी में शिरकत की दरख्वास्त करते, इसका एक ही जवाब होता, फराड है, सब फराड है, झूठ बोलते हैं, ये क्या खाक इनकलाब लाएंगे। और लोग मुतमिन हो रहे थे। वाकई वो सच्चा इनकलाबी था।
लेकिन क्या मजाल जो पुलिस या CID में इसके खिलाफ एक लफ्ज भी कभी लिखा गया हो। आज से 3-4 साल पहले जब वो इस कस्बे में आया था तो उसके मुताल्लिक बड़ी अजीब अजीब अफवाहें गश्त करने लगी थी। खुफिया पुलिस ने एक अरसे तक उस पर कड़ी नजर रखी थी, लेकिन अब उसे वो लोग पागल से ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं थे। कामरेड मनोहर लाल इसी एक होटल पर बैठा करता था। अमूमन उसके लिए कोने वाली मेज खाली रहती थी। अगर वहाँ कोई मौजूद भी होता तो उसकी आमद पर उसके एहतराम में उठकर खड़ा हो जाता और कुर्सी उसके लिए खाली हो जाती। उस रोज कामरेड ने हस्बे मामूल पिछले आध घंटे से अपना लेक्चर शुरू किया हुआ था और लोग बड़ी अकीदतमंदी से उसके इर्द गिर्द चाय की प्यालियां थामे बैठे थे, जब एक मानूस चेहरा उस छोटे से होटल में नजर आया। दो बड़े शहरों के दरमियान वाक़या होने की वजह से इस कस्बे में मुसाफिरों की आमदोरफ्त लगी रहती थी। किसी ने इस तरफ तवज्जो न दी। अजनबी मनोहर लाल के सामने वाली मेज पर इस तरह बैठा था कि कामरेड की नजरें उसकी तमाम हरकत का बखूबी जायजा ले सके। उसके अंदर दाखिल होने पर कामरेड ने एक नजर उसके सर पर बंदी पीले रंग की पगड़ी पर जरूर डाली थी, लेकिन चेहरे से किसी खास रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। कामरेड के सामने बैठते हुए उसने एक मखसूस अंदाजे से जोरदार अंगड़ाई ली। शायद सफर ने उसे थका दिया था। कामरेड ने उसे अंगड़ाई लेते हुए भी देखा और एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर फैल गई। होटल का वाहिद बहरा जो मालिक का भाई भी था उसके पास आर्डर वसूल करने आया। यार बड़ी तोड़ लग रही है सिगरेट की, पहले मुझे बाहर से 4 मीनार की डब्बी तुला दो। उसने ये फिक्रा इतनी ऊंची आवाज से कहा था कि कामरेड मनोहर लाल चौंके बगैर न रह सका। फिर चाय और बर्फी ले आना। उसने 10 रुपए का नोट उसे थमा दिया। अच्छा महाराज जी कहकर होटल वाले ने नोट पकड़ लिया और सिगरेट लेने चला गया। इधर आ जाइए आप, मैं भी 4 मीनार ही पीता हूँ, कामरेड ने उसे मुखातिब किया। ओह धन्यवाद धन्यवाद कहता हुआ वो कामरेड के पास आ गया। कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने मोगा जाना है, यहाँ एक काम के लिए रुक गया हूँ। मोगा के नाम पर फिर कामरेड के कान खड़े हो गए। सिगरेट लीजिए आप, 4 मीनार सिगरेट खूब है। आप शुरू से क्या यही ब्रांड इस्तेमाल करते हैं? कामरेड ने उसकी आंखों में झांकते हुए सिगरेट की डबिया खोलकर उसकी तरफ सिगरेट बढ़ा दिया। नहीं, मैं तो पहले बीड़ी पिया करता था, नोवार्द ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वहाँ मौजूद बाकी लोग इन्हें गुफ्तगू में मसरूफ देखकर अब एक एक करके अच्छा कामरेड भैया नमस्कार कहकर वहाँ से उठना शुरू हो गए थे। आए कहाँ से हैं आप? कामरेड ने आखिर कोड का तबादला भी करने का फैसला कर लिया था, पहाड़ों के पार वाली बस्ती से। अजनबी ने इस मर्तबा आवाज कतरे नीचे रखी थी जो सवाए कामरेड की ओर किसी तक न पहुँच सकी। ओह, कामरेड के होंठ खुलाई इख्तियार कर गए और बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। खैरियत तो है ना उस तरफ? ना चाहते हुए भी ये फिक्रा उसके मुंह से निकल गया। हाँ, अजनबी ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस दौरान होटल वाला उसके लिए सिगरेटों की डबिया लेकर आ गया था। दोनों उसे अपनी तरफ आता देखकर खामोश हो गए। आप मेरे साथ चाय जरूर पीजिएगा, अजनबी ने कामरेड से बड़े आइजाना लहजे में दरख्वास्त की। हाँ हाँ जरूर पीऊंगा, लेकिन मेजबान मैं हूँ, आप तो यहाँ अजनबी हैं। कामरेड शायद पहाड़ों के पार वाली बस्ती में खोया हुआ था। जब कभी कोई उस तरफ से आता था तो उसकी जज्बाती हालत कुछ ऐसी ही हो जाती थी। वो बड़ा मंजा हुआ एजेंट था, लेकिन अपने वतन की समत से आने वाली हवा भी उसे तड़पा दिया करती थी। कामरेड ने होटल वाले को इशारा कर दिया था कि वो अजनबी मुसाफिर के पैसे लौटा दे, क्योंकि वो इसका मेहमान है और यहाँ किसकी मजाल थी कि कामरेड भैया के हुक्म को टाले। आइए बाहर चलकर खुली फिजा में बैठे। अजनबी ने खुद ही तजवीज पेश की। ओह हाँ जरूर जरूर। कामरेड अभी तक शायद उसी बस्ती में घूम रहा था। दोनों बातें करते बाहर आ गए। उनका रुख बाजार से बाहर अड्डे की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ था। बाजार के खात्मे पर बने एक छोटे से पार्क में जो दोपहर को बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था, दोनों बैठ गए। उन्होंने यूं तो होटल में ही कोड वर्ड्स का तबादला करते हुए एक दूसरे को अपनी शराख्त से मुतमिन कर दिया था, फिर भी एहतियातन यहाँ भी उन्होंने एक दूसरे को चेक कर लिया। अजनबी ने अभी तक उसे अपना कोई नाम नहीं बताया था, न ही कामरेड मनोहर लाल ने अभी तक उसका नाम पूछने की जहमत की थी। दोनों ने अभी तक सिर्फ मौसम के मुतल्लिक ही गुफ्तगू की थी। अचानक ही अजनबी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक बंद लिफाफा उसे थमा दिया। मुझे अब चलना होगा, उसने कामरेड की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। हाँ आप चलें। कामरेड ने बादन नख्वास्ता उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। खुदा हाफिज। कामरेड की आवाज कदरे भराई हुई थी। नोवार्द सीधा चलता चला गया। कामरेड वहीं बैठा रहा। बाग के दरवाजे के करीब एक लम्हे के लिए वो रुका। मुड़कर उसने कामरेड की तरफ देखा और हाथ हिलाकर आगे बढ़ गया। उसके बाग से बाहर निकलते ही कामरेड ने बड़ी बेताबी से लिफाफा चा किया। अंदर एक पीले रंग का कागज का टुकड़ा बरामद हुआ जिस पर मुख्तसर अल्फाज लिखे हुए थे, RV बदल गई है, अब PM नंबर 2 करना है। नीचे एक खास किस्म के दस्तखत थे। कागज हाथ में पकड़े वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर दोबारा कागज पर नजरें दौड़ाकर उसने जेब से माचिस की टबिया निकाली और कागज और लिफाफे को चलाकर उसकी राख पाँव से मसल डाली।
घड़ी पर नजर दौड़ाकर उसने दिल ही दिल में एक अंदाजा लगाया और उठकर टहलता हुआ बाजार की तरफ आ गया। इस मर्तबा उसका रुख होटल के बजाय बाजार की दूसरी समत बने उस मोहल्ले की तरफ था, जहां वो एक बड़े हाथे में बने बेशुमार क्वार्टरों में से एक क्वार्टर में रहता था। इस बड़े हाथे में रहने वाले तमाम लोगों को उसने करीबन एक ही कुंबे का रुकन बना दिया था और सब लोग अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे को अपने घर का फर्द समझते थे। क्या बात है बेटा, आज बड़ी जल्दी घर आ गए? उसके साथ वाले क्वार्टर में रहने वाली जानकी देवी ने पूछा। बस यूं ही, आज बहन बहुत याद आ रही थी, उसने जानकी देवी की तरफ देखे बगैर कहा। तो बच्चा मिल आना उससे। हाँ मौसी, मैं सोचता हूँ आज शाम को चला जाऊँ, कहकर वो अपने क्वार्टर में जा घुसा। कामरेड मनोहर लाल के कुछ रिश्तेदार अभी जिंदा थे, उससे अक्सर लोग मिलने भी आ जाया करते थे और कभी कभी वो भी उनसे मिलने चला जाया करता था। आज भी वो अपनी बहन से मिलने जा रहा था और इस हाथे के लोग उसकी चंद रोजा जुदाई के तस्वुर ही से परेशान हो रहे थे। घबराओ नहीं, मैं कोई मरने नहीं जा रहा, 2-3 रोज में लौट आऊंगा। उसने सबको प्यार से डांटा और अपना छोटा सा अटैची केस पकड़कर बाहर आ गया। लारी अड्डे तक 1-2 आदमी उसे छोड़ने जा रहे थे, जिन्हें उसने जबरदस्ती लौटा दिया था। अड्डे से टिकट खरीदकर जब वो लारी में सवार हो रहा था तो उसकी जहादीदा निगाहों ने उस सुर्ख पगड़ी वाले सिख की हरकत का बखूबी जायजा ले लिया था, जिसने अपनी शनाख्त उससे खुफिया रखने की हर मुमकिन कोशिश कटाली थी। ताक्कुब का यह खेल उसके लिए नया या अनोखा नहीं था। वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी था और ऐसी किसी हरकत की निशानदेही उसकी छठी हिस्स कर दिया करती थी। गो कि अब मकामी पुलिस और सिक्योरिटी को उसके भारतीय होने का यकीन हो चला था, लेकिन वो ये बात आज भी बखूबी महसूस कर रहा था कि पिछले 2-3 माह से जब कभी उसने इस शहर से बाहर जाने की कोशिश की, उसकी निगरानी जरूर की जाती थी। मकामी खुफिया पुलिस के एक इंस्पेक्टर ने, जो उसके मदाहों में शामिल था, इसे बता दिया था कि हुकूमत को इसके नक्सल बाड़ी होने पर शक है। इस सिलसिले में यूं भी इसे 2-3 मरतबा मुख्तलिफ हीलो बहानों से बुलाकर हुकूमत ने उसकी तफ्तीश की थी। उसने अपने अमाल से ये साबित किया था कि सिर्फ जुबान की हद तक इंतहा पसंद कम्युनिस्ट है, लेकिन इस तरह तो खुफिया पुलिस भी इसके जान छोड़ने को तैयार नहीं थी। आज का ये ताक्कुब भी शायद इसी सिलसिले की कड़ी हो, उसने सोचा। लारी चल पड़ी। उसने टिकट तो किसी और शहर का खरीदा था, लेकिन रास्ते में एक स्टॉप पर अचानक ही उतर जाने का फैसला कर लिया। ये इलाका भवानी मंदिर अपनी पूजा के लिए सारे पंजाब में मशहूर था। दूर दूर से यात्री यहाँ नजरें उतारने आया करते थे। इससे 2 सीटें पीछे बैठा खुफिया पुलिस का एहलकार इसके अचानक उतरने पर पहले तो चौंका, फिर उसकी बाँछें खुल गईं। उसने सोचा आज मेहनत रास आ गई और जरूर वो यहाँ कामरेड मनोहर लाल का कोई खसूसी ताल्लुक तलाश कर लेगा। भवानी मंदिर के स्टॉप पर लारी से करीबन 1/4 सवारियां उतर गई थी। खुफिया पुलिस का सिख एहलकार बज़ाहिर खुद को हालात से मुकम्मल लाताल्लुक रखने की शानदार एक्टिंग कर रहा था, लेकिन असल में बुरी तरह बुखला चुका था और इस बुखलाहट के नतीजे में ही उसने अपना पाँव सामने सीट पर बैठी एक मोटी औरत के पाँव पर रख दिया, जिसने ऊँघते हुए अपनी टांगे सीटों के दरमियानी जाने में फैला रखी थी। औरत शायद अभी तक नीम ख्वाबी की कैफियत का शिकार थी। अचानक पाँव पर दबाव पड़ने से उसने घबराकर इतनी जोर से चीख मारी कि तमाम सवारियां चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी थी। औरत ने इसी असना में दरवाजे की तरफ बढ़ते सिख को देख लिया था, जिससे नादास्तगी में ये हरकत सरजद हुई थी। मोटी औरत ने गुस्से और तकलीफ के मारे अचानक पहले तो उठकर खड़ी हुई, फिर उसने सिख को कोसते हुए धड़ाम से सीट पर गिरते हुए अपना पैर पकड़ लिया। बस की दूसरी सवारियां बेचारी मजलूम औरत का साथ दे रही थी और उन्होंने सिख को लान तान शुरू कर दी। बस की तमाम सवारियों की तरफ से बाजमात होने वाली फुनकार ने उसका पारा आसमान पर चढ़ा दिया था, लेकिन उसने खामोश रहने में ही आप ये जानी। वो समझता था कि जब तक उन लोगों को अपनी सरकारी शनाख्त करवाए वो मार मार कर इसका भरकस निकाल चुके होंगे। ये भी फिक्र उसे घुलाए जा रही थी कि शायद कामरेड फिर हाथ से निकल गया, लेकिन इसकी जान में जान आ गई जब बस से नीचे उतरते ही उसने सड़क के किनारे एक पान सिगरेट की दुकान पर मनोहर लाल को सिगरेट नोशी में मसरूफ पाया। उसने एक हाथ में कंपा कोला की बोतल पकड़ रखी थी और किसी दूसरी दुनिया में गुम दिखाई दे रहा था। सिख दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्र बचा लाया। कामरेड ने उसे देखकर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था। उसी इत्मीनान से उसने बोतल खत्म की और सिगरेट के 2-4 लंबे लंबे कश लेकर उसे पाँव के नीचे फेंक कर मसल दिया। अब उसका रुख भवानी मंदिर की तरफ था। दूसरे यात्रियों की तरह वो भी बड़े एहतराम से चलता हुआ मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के पहलू पर मौजूद तालाब में उसने भी दूसरे लोगों की तरह स्नान किया। मंदिर के बाहर मौजूद नारियल बेचने वालों से 2 नारियल खरीदे और मंदिर में दाखिल हो गया। सिख एहलकार बड़ी हैरत से ये नजारा देख रहा था। उसकी इतलात के बिल्कुल बरक्स कामरेड खासा धार्मिक किस्म का हिंदू था। उसके तरीका हाय इबादत से भी यही जाहिर हो रहा था जैसे वो किसी पुरोहित की औलाद है और ऐसी इबादत उसका रोजाना का मामूल है।
खुफिया पुलिस के एहलकार को भी बादल नख्वास्ता इसके साथ ही मंदिर में दाखिल होना पड़ा। कामरेड मनोहर लाल का खुशू खजू और इनहिमाक देखकर वो इसे बजाय नक्सल बाड़ी के सदियों पुराना तप दहारी समझने लगा था। जब कामरेड पुजारी से प्रसाद लेकर वापस आया तो उस एहलकार ने उसका पीछा करने की बजाय लौट जाने का फैसला कर लिया था। दुर्गा माँ के स्टाफ से अपने ठिकाने तक वो अपने अफसराने बाला को गालियां देता आया था कि उन्होंने उसका वक्त जाया करवाने के लिए ख्वामखा इसे जलील करवाया। अगले रोज जब ऑफिस पहुंचकर उसने डायरी लिखी तो कामरेड मनोहर लाल को जबरदस्त धार्मिक हिंदू करार दिया और जो लोग इसे नक्सल बाड़ी मनाने पर तुले हुए थे उनके बारे में भी अच्छी खासी कसीदा ख्वानी कर दी। मंदिर से बाहर आकर मनोहर लाल ने सिख को वापसी का रास्ता नापते देख लिया था। बेख्तियार एक मुस्कुराहट उसके होठों पर रिंग गई। वो 90 तुले कदमों से चलता दुर्गा माँ बस स्टॉप तक पहुंच गया। यहाँ से अबूहर पहुंचने तक उसने 3 मर्तबा बस से बदली थी। हालांकि वो अगर चाहता तो सीधे रास्ते से भी यहाँ आ सकता था। अबूहर के बस स्टॉप पर उतरकर उसने शहर के छोटे से बाजार का रुख किया और एक शराब के ठेके के सामने जाकर खड़ा हो गया। एक बोतल खरीद कर उसने अपने थैले में डाली और बड़े इत्मीनान से चलता हुआ शहर के वाहिद बड़े बाजार के कोने पर बने एक आश्रम की तरफ चल दिया। शाम ढल रही थी जब वो आश्रम के दरवाजे पर पहुंचा। अंदर भजन कथा अपने नुक्ताए अरूज को छू रही थी। वो इन सब बातों से लाताल्लुक सा आश्रम के रहायशी हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। 15-20 कोठड़ियां एक कतार में बनी हुई थी। कोठड़ी नमा कमरों की इस कतार के सामने से गुजरकर वो आखिरी कोने वाले कमरे की तरफ बढ़ा। यूं दिखाई पड़ता था जैसे वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। भजन कथा की वजह से आश्रम का कोई सेवादार वहाँ नजर नहीं आ रहा था। कामरेड ने एक लम्हे के लिए रुक कर कुछ सोचा, फिर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक कोने में सीढ़ियां नजर आ रही थी। कोई भी शख्स बाहर से इमारत को देखकर यकीन नहीं कर सकता था कि इस कमरे में कोई खुफिया रास्ता ऊपर जाने का भी होगा। सीढ़ियों के जरिए बगैर आवाज पैदा किए वो ऊपर कोठे पर चला गया। कोठे पर चारपाइयां बिछी थीं। एक कोने में बिछी चारपाई पर उसे एक पुजारी लेटा नजर आया। अरे मनोहर तुम? उसे पुजारी की आवाज सुनाई दी। हाँ मैं हूँ काका, उसने पुजारी को जवाब दिया। कब आए? पुजारी ने एक और चारपाई पर बैठने का इशारा किया। आज ही और अभी अभी। क्या बात है, इस मर्तबा बड़ी देर लगा दी। दुराने गुफ्तगू पुजारी इसके हाथ में पकड़े थैले पर मुसलसल नजरें गाड़े कुछ खोंटों पर जुबान फेरता रहा। कामरेड ने उसका मद्दा भांप लिया था। उसने थैले में हाथ डाला और एक लिफाफे में लिपटी बोतल उसे थमा दी। ये वही बोतल थी जो उसने इसी शहर के घटिया से शराब खाने से थोड़ी देर पहले खरीदी थी, लेकिन बोतल का लेबल इस दौरान साफ हो चुका था। ले काका, क्या याद करेगा, तेरे लिए खास तौर से पहले तोड़ के लाया हूँ। सासियों को एक हफ्ता पहले बताना पड़ता है। अरे जीता रह भतीजे, तेरी इन ही अदाओं ने मार डाला है हमें। उसने नदीजे बच्चों की तरह झपट कर उसके हाथ से बोतल छीन ली। अभी आया कहकर वो एक कोने में बनी कोठड़ी की तरफ बढ़ गया। ये कोठे पर बना वाहिद कमरा था और शायद इसका जाती कमरा। उसने कमरे में पहुंचने तक 20 मर्तबा बोतल को चूमा था और उसे अपने कमरे में छुपाकर बाहर आ गया, लेकिन फिर तेजी से अंदर गया। इस मर्तबा बाहर आया तो हाथों में बिस्तर थामे हुआ था। उसने एक खाली चारपाई पर बिस्तर लगा दिया और मनोहर लाल को वहां बैठने को कहा। मनोहर लाल भी इतना न करता वहां जा बैठा। उसे वहां बिठाकर पुजारी झूमता हुआ नीचे उतरा और चंद मिनट बाद उसकी वापसी एक 9 उम्र लड़के के साथ हुई, जिसने हाथ में ट्रे पकड़ रखी थी, जिसमें से ताज़ा खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू मनोहर लाल की भूख को चमकाने के लिए काफी थी। भजन कथा बदस्तूर जारी थी, लेकिन वो खाना खाते ही उसी चारपाई पर लेट गया। फिर उठा और बिस्तर समेत पुजारी के कमरे में जा घुसा। रात गए जब पूजा से फारिग होकर पुजारी जी ऊपर आए तो उनके कमरे में मनोहर लाल लंबी तान कर सो रहा था। पुजारी जी ने एक नजर उसके चेहरे पर डाली। जीते रहो भतीजे, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कितना ख्याल रखते हो अपने चाचा का, उसने दिल ही दिल में कहा और बोतल हाथ में पकड़े बड़ी आहिस्तिकी से बाहर आ गए। सुबह उठकर सबसे पहले कामरेड ने स्नान किया। उसके लिए पुजारी जी ने खुसूसी तौर पर एक गुसलखाने को ताला लगवा कर रखा था, जो कामरेड को देखते ही रात वाले खिदमतकार लड़के ने खोल दिया। स्नान से फारिग होकर कामरेड बादल नख्वास्ता भजन कथा में शमूलियत के लिए चला गया। कथा के खात्मे पर उसने हस्बे रवायत प्रसाद भी हासिल किया और पुजारी के कमरे में आकर बैठ गया। पुजारी अभी तक नीचे मसरूफ था, लेकिन उसने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बुलाया नहीं था। वही 9 उम्र लड़का कामरेड की आमद के थोड़ी देर ही बाद उसके लिए गरम गरम हलवा पूरियां और चाय लेकर आ गया था। पुजारी जी अभी आते हैं, आप नाश्ता कीजिए, उसने बड़े मुअद्दब लहजे में कामरेड को मुखातिब किया। ठीक है, चाहो तुम, उसने लड़के की तरफ देखे बगैर बड़ी शान बेनियाजी से जवाब दिया।
नाश्ता करते हुए वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी इत्तला के मुताबिक इस मर्तबा पार्सल बहुत एहतियात से पोस्ट किया गया था, लेकिन अभी तक वो अपनी जगह नहीं पहुंचा था। इसके साथ ही आरवी भी बदल दी गई थी। उसे तशवीश सिर्फ इतनी थी कि कहीं पार्सल गलत हाथों में न चला गया हो, क्योंकि इन लोगों ने बहुत जानसोजी के बाद ये रास्ता तलाश किया था। एक बात तो साफ जाहिर थी कि महफूज रास्ते पर से किसी पार्सल का गुम हो जाना इसकी अपनी गलती से बहुत कम मुमकिन था। जरूर इसमें किसी डबल क्रॉस का हाथ था और इनके दरमियान किसी डबल क्रॉस की मौजूदगी एक ही के लिए नहीं, सबके लिए खतरे और तबाही का बायस भी बन सकती थी। कुछ भी था, उसे बहरहाल अभी सिर्फ देखना और इंतजार करना था।